पाकिस्तान में अननोन गनमैन दोबारा एक्टिव दिखे। इस बार जीनत होटल, दीना यूनिवर्सिटी झेलम के सामने एक व्यक्ति अबू कत्ल, जो कि लश्कर ए तैयबा का नंबर 2 व्यक्ति है, जो कि हाफिज़ सईद का एक क्लोज रिश्तेदार भी है, वो जब रोटी खा के बाहर निकल रहा था तो उस समय अननोन गनमैन ने 15 से 20 गोलियां मारकर उसको वहीं छन्नी कर दिया। ये व्यक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की डेट में लश्कर ए तैयबा में ये सेकंड इन कमांड तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी सुरक्षा के लिए आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी दोनों डिप्लॉयड थे। उसके बावजूद इसके साथ ये हरकत हुई। सवाल ये उठता है कि लश्कर ए तैयबा पहली बात तो पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण 2 कारणों से है। सबसे पहला कारण ये है कि वो भारत के खिलाफ तो जो गतिविधियां हैं वो करती ही करती है, लेकिन इसके साथ साथ लश्कर ए तैयबा आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होकर जो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं उनके ऊपर जो बेसिकली ऑपरेशंस करने होते हैं, उन ऑपरेशंस में भी वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी होकर जॉइंट ऑपरेशंस करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आर्मी उसको अपना एक एक्सटेंशन मानते हुए लश्कर ए तैयबा को अपने साथ ऑपरेशंस पर लेके जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि जो हाल ही में बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई, उस ट्रेन हाईजैक के जो ऑपरेशंस को रन करने के लिए जब पाकिस्तान आर्मी के कुछ यूनिट्स गए, उन यूनिट्स में भी लश्कर ए तैयबा के फाइटर सामने आगे पाए गए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में लश्कर ए तैयबा किस लिए महत्वपूर्ण है ये बात तो आज क्लियर है, लेकिन लश्कर ए तैयबा के खिलाफ पाकिस्तान कोई काम करता क्यों नहीं, वो कभी इसके खिलाफ कोई कदम उठाता क्यों नहीं, और आज की डेट में अननोन गनमैन जैसी परिस्थिति क्यों अराइज होती है पाकिस्तान में। इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आए गए दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बयानबाजी करता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रेटरिक, यानी कि परमाणु बयानबाजी। ये परमाणु बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से समझने की आवश्यकता है। होता क्या है कि पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी सारे देशों को बार बार एक पॉइंट जताता रहता है। वो कहता है कि देखिए ऐसा है कि हमारे पास परमाणु बम है, और हमारे पास परमाणु बम है तो ये आपका आज की डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारी आर्थिक परिस्थिति को इम्प्रूव करने में हमारी मदद कीजिए। आप हमारी अगर आर्थिक परिस्थिति को मेंटेन करेंगे, हमारे समाज में विकास करवाएंगे, तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान स्टेबल रहेगा और पाकिस्तान जिंदा रहेगा। क्योंकि यदि अगर पाकिस्तान में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या आई, किसी प्रकार की सामाजिक समस्या आई, तो पाकिस्तान का परमाणु बम नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के पास भी जा सकता है। तो ये परमाणु बयानबाजी और न्यूक्लियर रेटरिक करके पाकिस्तान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कंट्रीज़ का सपोर्ट और समर्थन मांगा है, पहली बात। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसके ऊपर भी हमेशा से एक प्रकार का दबाव हुआ करता था कि आप भी किसी प्रकार से लश्कर ए तैयबा के ऊपर कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी कि लश्कर ए तैयबा जो है ग्रेजुअली दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो बढ़ती कैसे गई, आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। लश्कर ए तैयबा का जन्म 1985 में हुआ था। 1985 उस समय मरकाज़ उद दावा इरशाद करके एक संगठन, एमडीआई करके एक संगठन बना था। 1985 में 1985 में जब ये मरकाज़ उद दावा इरशाद नाम का संगठन बना था, इस संगठन को एक पॉलिटिकल संगठन के नाम से तैयार किया गया था। और 4 साल के बाद 1989 में इसी मरकाज़ उद दावा इरशाद ने इवेंचुअली लश्कर ए तैयबा को जन्म दिया था। तो 1989 में उस पॉलिटिकल यूनिट मरकाज़ उद दावा इरशाद का एक आर्म्ड विंग यानी कि लश्कर ए तैयबा क्रिएट हुआ। लश्कर ए तैयबा 1989 से लेकर बहुत लंबे समय तक पहली बात तो गतिविधियां अपनी कश्मीर में करता रहा, लेकिन जब 2001 में 9/11 हुआ तो 9/11 के बाद अमेरिका ने बहुत दबाव डाला उस समय पाकिस्तान के ऊपर कि आप लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशंस को बंद कीजिए। तो उस समय पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी रणनीति अपनाई कि उसने 2002 में लश्कर ए तैयबा को बंद करके 2004 में जब उस समय जो है इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, उसके बाद तुरंत लश्कर ए तैयबा का एक नया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन FIF करके क्रिएट कर दिया, फाला इंसानियत फाउंडेशन। फाला इंसानियत फाउंडेशन एक ऐसा संगठन था जिसको उन्होंने क्रिएट किया इस प्रकार से कि वो एक NGO का रूप धारण कर बैठा। और फिर उसके बाद जब NGO का रूप धारण कर बैठा तो जितने भी लश्कर ए तैयबा के सारे एसेट्स थे वो फाला इंसानियत फाउंडेशन में आ गए। जैसे ही वो फाला इंसानियत फाउंडेशन में आए, उसी दौरान जो है 2007 तक लश्कर ए तैयबा फाला इंसानियत फाउंडेशन के नाम से चलती रही, और उसमें सारे लश्कर के लोग थे। लेकिन यही सारे लश्कर के लोगों ने जब 2006 और 2007 में भारत के अंदर कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया तो पाकिस्तान के पास एक और फाइल जो है ये बनाकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करी कि देखिए ये लश्कर ए तैयबा के एसेट्स अब एक नए नाम में ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, उस समय 2007-8 में पाकिस्तान ने फाला इंसानियत फाउंडेशन को बंद करके जमात उद दावा क्रिएट कर दिया। तो आप एक चीज़ को देखिए, मरकाज़ उद दावा इरशाद
उससे निकली लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा बनी फाला इंसानियत फाउंडेशन, फाला इंसानियत फाउंडेशन फाइनली बनती है जमात उद दावा। पाकिस्तान से आज की डेट में पूछो कि भाई तुम्हारे यहाँ लश्कर ऑपरेट करती है, वो कहती है लश्कर है ही नहीं। वो कहती है हमारे यहाँ पर तो जमात उद दावा है। भाई जमात उद दावा है तो लश्कर ही, तो लश्कर के ही सारे एसेट जमात उद दावा में है। यही चीज़ यहाँ पर नहीं रुकी। 2017 में यही जमात उद दावा के सारे कैडर को पाकिस्तान की ISI ने MML बोले तो मिल्ली मुस्लिम लीग में डाल दिया। मिल्ली मुस्लिम लीग MML आज की डेट में एक राजनीतिक पार्टी है। ये ISI बैक्ड, लश्कर तैयबा बैक्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिए ध्यान से। पॉइंट ये है कि आज की डेट में पाकिस्तान सबसे पहले एक डिनायल अप्रोच पे चलता है। वो कहता है कि भाई हमारे यहाँ पर पहली बात तो लश्कर तैयबा कुछ है ही नहीं, क्योंकि लश्कर तैयबा जो है वो फाला इंसानियत फाउंडेशन, उसके बाद जो है जमात उद दावा और आज वो मिल्ली मुस्लिम लीग के तहत ऑपरेट करती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पॉइंट जो मिल्ली मुस्लिम लीग का है ये महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान आज की डेट में ये बोलता है कि भाई मेरे को एक ऐसा राजनीतिक वर्ग, एक ऐसी पार्टी तैयार करनी है मिल्ली मुस्लिम लीग जैसी, जिसको मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नर्चर ना करूँ, क्योंकि MML यानी कि मिल्ली मुस्लिम लीग में आज की डेट में लश्कर तैयबा के ही सारे लोग हैं। यही लश्कर तैयबा के सारे लोग मिल्ली मुस्लिम लीग में पॉलिटिकल रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जाके ग्रास रूट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि ये मिल्ली मुस्लिम लीग का एक्सपेरिमेंट यदि पाकिस्तान में सक्सेसफुल आने वाले समय में हुआ तो ये मिल्ली मुस्लिम लीग करके इस प्रकार की एक राजनीतिक पार्टी में भारत में भी क्रिएट करूँगा। तो ये चीज़ को समझने की आवश्यकता है। खैर, ये सारी गतिविधियां होने के बाद भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसने एक एनालिसिस किया। उसने एनालिसिस ये किया कि भाई क्या हम पाकिस्तान में लश्कर तैयबा या जमात उद दावा कह लीजिए या फाला इंसानियत फाउंडेशन कह लीजिए या मिल्ली मुस्लिम लीग कह लीजिए, क्या पहली बात तो इसके ऊपर कुछ कार्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जब ये डिस्कशन भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी कर रहे थे तो उस समय भारत की सरकार जो थी उसने सबसे पहले रॉ को फटकार लगाते हुए बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की। उसका एक रीज़न है, क्योंकि 2004 से लेके 2014 तक जो भारत की सरकार की पाकिस्तान को लेके रणनीति थी, उस रणनीति को कहते हैं पहली बात तो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, रणनीतिक संयम। इस स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के तहत भारत की सरकार ने 2004 से 2014 एक पॉइंट बोला। उन्होंने ये बात बोली कि देखिए ऐसा है, पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा, अगर पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा तो भारत में कुछ लोग मरेंगे, अगर भारत में कुछ लोग इस अटैक से मरेंगे तो ये लोग पैदा हुए हैं मरने के लिए। हमें बेसिकली पाकिस्तान से किसी प्रकार का बदला नहीं लेना। अगर हम बदला लेंगे तो हमारा फोकस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से और मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन से हट जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस रणनीतिक संयम यानी कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के तहत भारत की सरकार ने इस चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि यदि कुछ लोग पाकिस्तान के बार बार रिपीटेड हमलों के दौरान अगर मरते भी हैं तो उनको मरने दीजिए। हमारा फोकस होना चाहिए केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, हमारा फोकस केवल होना चाहिए मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने को लेके, क्योंकि पाकिस्तान की इस रणनीति को टैकल करने के लिए हम काउंटर रणनीति नहीं बना सकते। यदि हमने काउंटर रणनीति बनाई तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान जो है हमसे अपसेट हो जाएगा, हमसे गुस्सा हो जाएगा, और वो क्योंकि आज की डेट में परमाणु बम रखता है तो हमें परमाणु बयानबाजी से भी बचते हुए ये इंश्योर करना है कि हम बेसिकली डिस्ट्रैक्ट ना हों। 2004 से 2014 जब ये स्ट्रेटजी चली, इस स्ट्रेटजी के तहत, इस रणनीति के तहत आए गए दिन पाकिस्तान अपनी मन मर्जी से भारत के अंदर बम फोड़ता था, अपनी मन मर्जी से जब उसको बेसिकली अटैक करना होता था वो अटैक करता था, और उसके बाद हम कभी भी कोई जवाब नहीं दे पाते थे। 2014 में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सरकार बदलने के बाद भारत की सरकार के पास जाकर ये बात बोलती है कि आप हमें ये बताइए कि क्या हमें इस रणनीतिक संयम के ऊपर और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के ऊपर फोकस करके आगे इसी रणनीति को चलाना चाहिए या नहीं। 2014 में भारत की सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बोला कि ये पॉलिसी, ये रणनीति, ये रणनीतिक संयम को फेंक दिया जाए। आप हमारे को रिसर्च करके ये बताइए कि किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। वो मुंह तोड़ जवाब के तहत ये भी इंश्योर किया जाए कि उसकी परमाणु बयानबाजी पूरी की पूरी फुस हो जाए, यानी कि उसका न्यूक्लियर रेटरिक जो है फेल हो जाए, और साथ में उसको हमारे ऊपर हमला करने के बाद उसी के कॉइन में एक उसको सज़ा मिले। 2015 में भारत की सरकार के सामने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक बड़ी प्रेजेंटेशन करी। इस प्रेजेंटेशन में दो बड़ी चीज़ों पर चर्चा हुई। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले भारत की रॉ ने भारत की सरकार को एक चीज़ बताई।
उन्होंने कहा कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी प्रकार का अगर हमें कार्य आज की डेट में करना है पाकिस्तान में, तो दो बड़े लोग जो हैं, दो बड़ी शक्तियां जो हैं, वो किस प्रकार से रिएक्ट करती आई हैं और करेंगी। पहली शक्ति है चाइना और दूसरी शक्ति है अमेरिका। भारत की रॉ ने भारत की सरकार को ये बात बताई कि देखिए, चाइना इस समय एक चीज़ चाहती है कि वो लश्कर तैयबा को, इस टाइप के संगठनों को सपोर्ट करे। वो इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि ये प्रकार के जो संगठन हैं, जब ये भारत के खिलाफ लड़ते हैं तो ये एक लो कॉस्ट लड़ाई भारत के साथ लड़ते हैं। इस लो कॉस्ट लड़ाई से भारत के रिसोर्सेज ब्लीड होते हैं और इन रिसोर्सेज से ब्लीड होने की वजह से भारत के साथ जो चीन और भारत के बीच में सिक्योरिटी कंपटीशन है वो बरकरार रहता है एक लो कॉस्ट ऑप्शन से, जिहादी लो कॉस्ट ऑप्शन। और चीन को बार बार ये लगता है कि हम अगर लश्कर का सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि कल को अगर मान लीजिए जिनजियांग प्रोविंस जो है वहाँ पर अगर ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एतिम ने किसी प्रकार की कोई गतिविधि करी तो हम पाकिस्तान का समर्थन लेके पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा को लेकर उन्हीं मुसलमानों को एतिम के खिलाफ लड़वा देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम एतिम को भी चेक कर पाएंगे, भारत को भी जो है सिक्योरिटी कंपटीशन में बिजी रख पाएंगे। भारत की रॉ ने सरकार को सबसे पहले ये चीज़ बता दी। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि अमेरिका एक डुअल पॉलिसी पे गेम खेल रही है। डुअल पॉलिसी का मतलब ये है कि अमेरिका सबसे पहले ये चाहती है कि भाई वो बार बार एक शब्द का प्रयोग करे, शब्द है मस्ट डू मोर, यानी कि पाकिस्तान को और कदम उठाने चाहिए। ये शब्द का प्रयोग अमेरिका जो है बड़े लंबे समय से कर रही थी और बार बार पाकिस्तान को ये जताती थी कि देखिए आपको और कदम उठाने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन इसी दौरान जब वो ये ढोंग रच रही थी दुनिया के सामने कि हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और कार्य करने का, उसी समय वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को इनहेंस करती है, पाकिस्तान को आर्थिक मदद देती है, पाकिस्तान के मिलिट्री इक्विपमेंट के मॉडर्नाइजेशन में मदद करती है। तो उस समय भारत की सरकार ने सवाल उठाया रॉ से कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बताया कि वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का प्रयोग अमेरिका ने किया है 2010 से लेकर 2014-15 तक ड्रोन वॉरफेयर को पायनियर और चैंपियन करने के लिए। ड्रोन वॉरफेयर जिसके तहत अलकायदा को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अमेरिका ने टारगेट किया था, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, वो चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर हो, वो चाहे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ में हो, खैबर पख्तूनवा में हो, बलूचिस्तान में हो, उन सारी जगहों पर जहाँ पर उन्होंने टारगेट किया, वो टारगेट आज की डेट में उन्होंने ड्रोन्स के प्रयोग से किया। और उस ड्रोन के प्रयोग के लिए अगर किसी देश ने अपनी टेरिटरी की सहमति दी अमेरिका को तो वो पाकिस्तान थी। तो उसके लिए पाकिस्तान को ये जो है रिवॉर्ड मिला। तो भारत की सरकार ने ये पूछा कि भाई फिर आपकी रिसर्च क्या है, आप ये बताइए कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम किस प्रकार से पाकिस्तान में इस संगठन को टैकल कर सकते हैं। उस दौरान भारत की सरकार के सामने जो रॉ ने प्रेजेंटेशन दी उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, प्रमुख एजेंट समस्या। और उसको समझाने के लिए उन्होंने डिफ्यूज्ड और हायरार्किकल स्ट्रक्चर का सहारा लिया, जिसका मतलब है फैला हुआ और पदानुक्रमित। अब ये दो शब्द क्या हैं, ध्यान से समझिए। भारत की रॉ ने सबसे पहले भारत की सरकार को 2015 में एक बात बताई कि देखिए साहब, आतंकवादी संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फैला हुआ, डिफ्यूज्ड, और दूसरा होता है हायरार्किकल। हायरार्किकल यानी कि पदानुक्रमित। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ तक तालिबान एक संगठन है, तालिबान आज की डेट में एक फैला हुआ संगठन है, डिफ्यूज्ड संगठन है, एक डिफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो तालिबान है उसका पावर सेंटर काबुल में है। इस पावर सेंटर को जो हम काबुल में देखते हैं वो कंट्रोल करता है अलग अलग एक्टर्स को, जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में तालिबान के रीजनल कमांडर हैं। ये चीज़ को समझने के लिए अब आते हैं इस शब्द पे, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, प्रमुख एजेंट समस्या। प्रमुख एजेंट समस्या एक मैनेजमेंट थ्योरी का शब्द है जो भारत की रॉ ने भारत के सरकार को समझाने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने ये बताया कि मैनेजमेंट की जो थ्योरी होती है उस थ्योरी में
प्रमुख एजेंट समस्या एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या होती है एक संगठन में। अब एक संगठन में ये आज की डेट में प्रमुख एजेंट समस्या यानी कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आप एक साधारण सा एग्जांपल लीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंसिपल एक्टर है, प्रमुख एक्टर है। प्रिंसिपल एक्टर ज़्यादातर होता है ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर मैनेजमेंट, वो हो गया आपका प्रिंसिपल प्रमुख एक्टर। और साथ में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, मैनेजमेंट की थ्योरी में उनको हम एजेंट कहते हैं। यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रमुख वर्ग होगा, यानी कि जो सीनियर मैनेजमेंट होगा, और बाकी सारे एजेंट्स होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तभी होगी जब उसके प्रिंसिपल और एजेंट्स अलाइंड होंगे, यानी कि उसके प्रमुख और उसके एजेंट एक ही सोच से चल रहे होंगे। भारत की सरकार के सामने रॉ ने यह बात समझाई कि आप तालिबान को देखिए। तालिबान एक संगठन है, उस संगठन में जो प्रिंसिपल एक्टर, प्रमुख एक्टर है, वो काबुल में बैठता है, तालिबान का हेड है, तालिबान के सीनियर लीडर्स। लेकिन तालिबान का स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का है, फैला हुआ यानी कि डिफ्यूज, कि उसके एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके एजेंट्स हैं, वो सारे के सारे फैले हुए हैं अलग अलग अफगानिस्तान के प्रांतों में। इससे फ़ायदा क्या होता है और समस्या क्या होती है? फ़ायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब उसके प्रिंसिपल और एजेंट डिफ्यूज होते हैं तो वो अपने अपने कार्यों पे फोकस कर सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी में अगर हम उसको तालिबान के नज़रिए से देखें तो काबुल में बैठी हुई तालिबान ये कहती है कि भाई हमें किसी एनजीओ को तंग नहीं करना। काबुल में बैठी हुई जो तालिबान है वो ये कहती है कि भाई हमें किसी प्रकार से इल्लीगल नारकोटिक्स का प्रयोग नहीं करना। लेकिन क्या आज की डेट में जो तालिबान के एजेंट, यानी कि जो तालिबान के डिफरेंट प्रोविंसेस में, प्रांतों में उसके कमांडर बैठे हैं, क्या वो ये बात मानते हैं? नहीं। तालिबान के जितने भी प्रोविंसेस में, डिफरेंट प्रांतों में जितने भी आज की डेट में कमांडर्स हैं, वो एनजीओ को हैरेस करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। वो अपने इलाकों में इलीगल लेवल पर ओपीएम कल्टीवेट करते हैं, उसका बेसिकली इलीगल लेवल पर ट्रेड करते हैं। तो भारत की रॉ ने समझाया कि देखिए सर, आज की डेट में तालिबान में एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका जो कोर मैनेजमेंट है और उसके जो एक्टर्स हैं, बाकी एजेंट्स, उनके बीच में एक तालमेल नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से जो एजेंट है वो अपना एजेंडा चला रहा है और जो प्रिंसिपल है, एक्टर है, वो अपना एक एजेंडा चला रहा है। लेकिन भारत की रॉ ने बोला कि यदि आप आज की डेट में अगर देखते हैं लश्कर-ए-तैयबा को, तो लश्कर-ए-तैयबा एक पदानुक्रमित यानी कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें ऊपर बैठा है हाफिज सईद और उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स, फिर उसके मध्य लेवल पर जो है, वहाँ पर मीडियम लेवल पर जो मिडिल लेवल पर मैनेजमेंट बैठा है वो भी उसके फैमिली और सोशल वाले लोग हैं, और सबसे ग्रास रूट लेवल पर जो है वो है लश्कर-ए-तैयबा को आईएसआई की तरफ से सपोर्ट और समर्थन। इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता ये है कि लश्कर-ए-तैयबा जो है एक सिर्फ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक पदानुक्रमित स्ट्रक्चर नहीं है, इसके साथ साथ उसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी है कि एक ऊपर सुप्रीम लेवल पर हाफिज सईद और उसके फैमिली मेंबर, जहाँ पर अब्बू कत्ल भी है, उसके नीचे मिडल लेवल के मैनेजमेंट और वहाँ के लोग, और सबसे नीचे आईएसआई के हैंडलर। इस कॉन्टेक्स्ट में लश्कर-ए-तैयबा जो है एक वल्नरेबल ऑर्गेनाइजेशन है कि इस हायरार्की में, इस पदानुक्रमित स्थिति में आप उसकी हायरार्की को टारगेट कीजिए। भारत की रॉ ने भारत की सरकार को ये सलाह दी कि समझने की आवश्यकता ये है कि आज की डेट में अगर एक ऐसी रणनीति बनती है जो कि बेसिकली रणनीतिक संयम, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से हटकर बनती है, तो उसमें हमें फोकस करना चाहिए लश्कर-ए-तैयबा की इस हायरार्की और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर पे अगर फोकस करना है तो उसका तरीका सिर्फ सिंपल ये है
कि आपको करना पड़ेगा डीकैपेसिटेशन ऑफ लीडर, यानी कि जो लश्कर ए तैयबा की पूरी पदानुक्रमित हायरार्किकल स्ट्रक्चर में लोग हैं उनको डीकैपेसिटेट कीजिए, उनका कत्ल करके उनके सर को जड़ से उखाड़ फेंकिए। भारत की सरकार ने एक सवाल पूछा कि यदि हम लश्कर ए तैयबा के सीनियर लीडर्स को और उसकी लीडरशिप स्ट्रक्चर को, जो कि एक पदानुक्रमित हायरार्किकल इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर में है, यदि अगर उसको टारगेट करते हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि लश्कर ए तैयबा रीग्रुप करेगी? भारत गिरोह ने बोला कि ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। और भारत गिरोह ने उस समय प्रेजेंटेशन के दौरान सरकार को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि हम एक पैरेलल और एग्जाम्पल देते हैं आपको अलकायदा का। अलकायदा आज की डेट में हायरार्किकल पदानुक्रमित स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अलकायदा एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। अलकायदा में एक जगह पर ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन ने पूरी अलकायदा को एक वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी दी हुई थी। अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को हटाया तो उसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी पे अफेक्ट आया, लेकिन अलकायदा ने तुरंत ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद आयमन अल जवारी को नया लीडर बना दिया। जैसे ही आयमन अल जवारी आया उसने अलकायदा को एक नई दिशा दी, एक नया डायरेक्शन दिया। लेकिन जो आयमन अल जवारी के टाइम पे अलकायदा थी वो अलकायदा ओसामा बिन लादेन वाली नहीं थी। फिर जब अमेरिका ने आयमन अल जवारी को हटाया तो अलकायदा तीसरे लीडर को ले आया। और आज की डेट में जो अलकायदा की लीडरशिप है और अलकायदा की जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो आज की डेट में वो नहीं है जो ओसामा बिन लादेन के टाइप में थी। भारत गिरोह ने कहा कि सर इस चीज़ से गेम को समझिए। लश्कर ए तैयबा में 3 स्टेजेस हैं, हायरार्किकल है, पदानुक्रमित है, 3 स्टेजेस हैं। सबसे लोअर लेवल पर उसके आईएसआई के हैंडलर हैं, उसके ऊपर लश्कर ए तैयबा में मध्यम लेवल पर, मिडिल लेवल पर कोर कमांडर्स हैं, और टॉप लेवल पर है हाफिज सईद और उसके साथ उसका एक काउंसिल जिसमें उसके गिने चुने 3-4 लोग बड़े महत्वपूर्ण वाले हैं। हमें टारगेट इस स्ट्रक्चर को करना है, सीधा ऊपर आक्रमण नहीं करना। 2015 से जब से ये अननोन गनमैन की गतिविधियां स्टार्ट हुई, समझने की आवश्यकता ये है कि ये इसकी विजिबिलिटी 2020-21 में आई, लेकिन 2015-16 से लेकर 2020-21 तक ये अननोन गनमैन चुपचाप पाकिस्तान में काम कर रहे थे। और काम पता है क्या कर रहे थे? ये उस समय लश्कर ए तैयबा के जो आईएसआई के हैंडलर थे, आईएसआई के वो अधिकारी जो लश्कर ए तैयबा को ट्रेनिंग, समर्थन, सपोर्ट दिलवाते थे, उनको पहले एलिमिनेट कर रहे थे। 2020-21 में इन्होंने स्टेप नंबर 2 अपनाया कि जब आईएसआई का पूरा बेस गायब कर दिया तो अब आए स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 पे क्या हुआ कि वहाँ पर आईएसआई के समर्थन के द्वारा ट्रेन किए गए जितने भी मिडल लेवल के, मध्यम लेवल के लोग थे, उनको एक एक करके टारगेट किया गया। और ये मध्यम लेवल के लोग वो थे जो विजिबल टेररिस्ट थे, जिनके नाम हम लोग जानते हैं, जिनकी शक्लें हमने देखी हैं। तो जब से इन लोगों के ऊपर अननोन गनमैन आए, तब से एक चीज़ क्या शुरू हुई कि इनकी विजिबिलिटी दिखने लगी। और अब हम तीसरे लेवल पर पहुंच चुके हैं कि लश्कर ए तैयबा में हाफिज सईद के आसपास के लोगों को टैकल किया जा रहा है पहले, और अगला नंबर है हाफिज सईद का। भारत गिरोह ने जो रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी, उसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा करी। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आज की डेट में ये जो अननोन गनमैन का प्रयोग है, इसके तहत अगर हम लश्कर ए तैयबा के पूरे हायरार्की को देखें, अगर इसके हायरार्की में किसी को भी टारगेट किया जाएगा तो लश्कर ए तैयबा रीग्रुप करेगी, जैसे अलकायदा ने भी रीग्रुप करा। लेकिन उसके पास वो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी पहली बात तो नहीं होगी। अब दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है, आज अब्बू कत्ल गया है, कल मान लीजिए हाफिज सईद जाता है। हाफिज सईद जाएगा तो लश्कर ए तैयबा एक, क्योंकि पदानुक्रमित हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुरंत जो है वो नया एक बंदा ले आएगी और उस नए बंदे को बोलेगी कि ये अब लश्कर ए तैयबा का हेड है। कोई समस्या नहीं। जब तक लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद का रिप्लेसमेंट लाएगी, क्योंकि वो ओवरनाइट तो होगा नहीं, जब तक लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद का रिप्लेसमेंट लाकर उसको इस्टेब्लिश करेगी, उतनी देर में भारत की एजेंसियां एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के तहत
पूरे पाकिस्तान में एक मैसेजिंग करेंगी, और वो मैसेजिंग ये है कि लश्कर तैयबा जैसा संगठन है जो आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होकर पहली बात तो पाकिस्तान के नागरिकों को मार रहा है। ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसकी आवाम को लेकर एक पॉइंट बड़ा स्पष्ट है कि ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आवाम कभी भी एक ऐसे संगठन का समर्थन नहीं करती जब उस तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि ये संगठन आपको ही हार्म करने के लिए बना है। तो जितनी देर में वो लीडरशिप का ट्रांजिशन होगा, अगर ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के तहत मैसेज पहुंचा दिया जाए, तो कल को जब लश्कर तैयबा रीग्रुप भी करती है हाफिज सईद के जाने के बाद, तो उसके पास ना तो वो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी होगी जो हाफिज सईद के दौरान थी, और ना ही उसको एक डोमेस्टिक लेवल पर उसको वो समर्थन मिलेगा जो आज की डेट में समर्थन है। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि ये जो अननोन गनमैन है, आज इन्होंने आईएसआई के हैंडलर्स हटाए, इन्होंने मध्यम लेवल के कोर कमांडर्स हटाए, टॉप लेवल के कोर लीडरशिप के पास ये पहुंच चुकी है, इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है, पर इसका अंत कहाँ है? इसका अंत एक सिंपल है। पाकिस्तान आज की डेट में ये जो न्यूक्लियर रेटरिक यानी कि परमाणु बयानबाजी करता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जिसमें वो बार बार ये कहता है कि मेरे पास परमाणु बम है, इस परमाणु बम को हमें बचाना है, नहीं तो ये जो है लश्कर जैसे लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसका खेल बड़ा सिंपल है। हमें ये चीज़ समझनी है कि पाकिस्तान की पूरी परमाणु बयानबाजी एक पॉइंट पर स्थिर है, और वो पॉइंट है कि पाकिस्तान बार बार ये बोलता है कि मेरे पास क्योंकि परमाणु बम है, इस परमाणु बम की आड़ में मैं भारत के साथ जिहाद करूंगा। आज तक वो यही करता है। अब जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति को समझिए। परमाणु बम की आड़ में जिहाद करने वाला पाकिस्तान अब एक चीज़ समझ जाएगा बहुत जल्दी कि जब उसके जिहादी ग्रुप ही नहीं बचेंगे तो फिर वो पहली बात परमाणु बम की आड़ में जिहाद किससे करवाएगा, और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब उसके जिहादी ग्रुप ख़त्म होंगे और जब ये जिहादी ग्रुप से रीग्रुप कर रहे होंगे, उस दौरान इज़राइल जैसे भाई की मदद लेकर, जिस प्रकार से हमारे भाई इज़राइल ने ईरान के पूरे परमाणु बम को डिसमेंटल कर दिया, डीकैपेसिटेट कर दिया, भारत का अगला कदम भी वैसा ही होगा। आने वाले समय में ये खेल यहाँ नहीं रुकने वाला है। ये खेल लंबा है पाकिस्तान में। आज इसकी टेररिज्म इंडस्ट्री टूट रही है। ये गेम तब रुकेगा जब पाकिस्तान का पूरा परमाणु बम सबवर्ट कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, इनइफेक्टिव बना दिया जाएगा। ये दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में जिहाद करने के लिए ना ग्रुप बचेगा, परमाणु बम की छत्र छाया में जिहाद करने के लिए ना परमाणु बम बचेगा, और पाकिस्तान की टेरिटरी में एकता भी नहीं बचेगी, क्योंकि पश्तून कहेंगे पश्तूनिस्तान, बलूची कहेंगे एक आज़ाद बलूचिस्तान, उधर ऊपर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरी कहेंगे आज़ाद कश्मीर, भारत के साथ मर्ज करो और हमारे को बेसिकली भारत के साथ जोड़ दो, और यहाँ पर सिंध देश में सिंधु मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और बचेगा केवल और केवल एक पंजाब, उसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर चीज़ को समझ लीजिए, लश्कर तैयबा अपने आखिरी सांसें ले रही है। वो दिन दूर नहीं जब हाफिज सईद भी जाएगा, और वो दिन दूर भी नहीं जब उनका परमाणु बम भी जाएगा। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको इस पूरे मसले पे क्लैरिटी हो गई। अननोन गनमैन रुकने नहीं वाले हैं। हाफिज सईद भी जाएगा, परमाणु बम भी जाएगा, और बलूचिस्तान आज़ाद होगा, एक 100% गारंटी।